Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing well. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 2024, 23 देन 2022 की तरफ हमने मूव किया था पास्ट पेपर्स में। तो आज हम एक और पास्ट पेपर देखने जा रहे हैं और इसमें तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये पेपर है प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस का और ये 17th ग्रेड का पेपर है। ठीक है, जो 26 जून 2022 को हुआ है और सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी एमसीक्यूज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूछा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस जो है, ना तो वो मोहम्मद मुनीर है, ना मोहम्मद शहाबुद्दीन है, और ना ही एल्विन आर कॉर्नेलियस हैं, बल्कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मियां अब्दुल रशीद है। वो पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने। मियां अब्दुल रशीद जो है, इनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपॉइंट किया था। इसके अलावा इनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मोहम्मद हलीम है चीफ जस्टिस। और अगर शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पूछते हैं तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस का पूछते हैं तो मियां अब्दुल रशीद है। और अगर करंट चीफ जस्टिस का पूछते हैं तो वो याह्या अफरीदी हैं, जो कि तकरीबन अक्टूबर में 26 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो तमाम क्राइटेरियाज के रिगार्डिंग मैंने आपको समझाया। कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट मार्टरेड इन विच ईयर। ये जो मकबूल भट्ट हैं, इनको ये कहा जा सकता है कि एक सोची समझी तदबीर के मुताबिक जो है इनको कत्ल किया गया था, कश्मीरी लीडर को। तो ये जो मकबूल भट्ट हैं, तकरीबन 11 फरवरी 1984 को इंदिरा गांधी जो है ना, इन्होंने जो है इनको ग्रीन सिग्नल्स दिए इनकी डेथ के लिए। और जो तिहाड़ जेल थी उसमें इनको जो है वो रखा गया था। जो मतलब पहले इनको जो है जेल में रखा गया। उसके बाद एक इंडियन जो है डिप्लोमेट को मारने के नतीजे में जो है इनको फांसी पर लटकाया गया था। तो इनकी जो बॉडी है वो भी इनकी फैमिली को रिटर्न नहीं की गई थी। तो काफी ज्यादा इस बात पे जो है इंडिया और कश्मीर के दरमियान मजीद कहा जा सकता है कि डिस्टेंसेस इंक्रीज हुए इस वाक़े के बाद 1984 में। उसके बाद पूछा गया है, कैबिनेट जो है इसने अप्रूव किया एनएसपी पॉलिसी, यानी नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, इसको कब अप्रूव किया था। तो तकरीबन 28 दिसंबर 2021 को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इसको अप्रूव किया गया था। अप्रूव किसने किया था? फेडरल कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2021 को। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि पब्लिक जो वर्जन रिसेंटली एनएसपी का अप्रूव किया गया है, तो वो तकरीबन यानी 2022 के रिगार्डिंग अगर पूछते हैं तो 14 जनवरी 2022 को अप्रूवमेंट जो है वो 14 जनवरी को हुई है। लेकिन अगर पूछते हैं कि बनी कब है, ठीक है, अप्रूव कब हुई थी फेडरल कैबिनेट की तरफ से, तो वो 28 दिसंबर 2021 है। और इसको हर साल जो है वो रिव्यू किया जाता है। और तकरीबन 5 साल के जो पीरियड है उसके लिए, यानी हर अगले 5 साल के पीरियड के लिए इसको रिव्यू किया जाता है। अगर कोई अमेंडमेंट वाला वगैरह इसके अंदर ऐड करनी होती है तो वो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ। ये जो गंधारा स्कूल है, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन कुशनास होगा। ना तो गुप्ताज होगा, ना मुगल्स होगा, और या ना मुरियाज है। ये कुशनास है। ठीक है।
तो ये जो है डायनेस्टी है, तकरीबन इन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी एडी के अंदर जो है वो हुकूमत की थी। तो इसके अंदर इस हुकूमत के दौरान इन्होंने जो है वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलपिंग जो है बनाया गया था, डेवलप किया गया था। इसका यूनिक स्टाइल यही था कि ये इसने आर्ट को जो है वो मकबूलियत दी, इसने आर्ट को वैल्यू दी। इस वजह से ये मशहूर है, कुशानास गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इसको कॉल किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये 21 फरवरी है, इंटरनेशनल मदर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो है प्रोक्लेम किया गया था यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है आपस के अपने माँ बाप के साथ जो है वो डिस्टेंसेस खत्म करके उनकी जो लैंग्वेज है उसको खास तौर पर मनाया जा सके बैनुल अक़वामी लेवल पे। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइमस्टोन फाउंड, तो जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मौजूद होता है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, और इसकी कंपोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो वो होगा कैल्साइट। अगर हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो उसको हम डोलोमाइट का नाम देते हैं। ये इनमें जो है वो टीनी फॉसिल फॉइल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू झेलम एंड चिनाब रिवर मीट्स, ये जो झेलम और चिनाब रिवर हैं ये त्रिमू पे आके मिलती है, ना तो खानकी हेडवर्क्स पे, ना पंजनद पे, ना रसूलपुर पे। कैसे, जो झेलम रिवर है ये कश्मीर वैली में जो है वहां से जो है ओरिजिनेट करती है। फिर ये जो है श्रीनगर आती है, फिर नेक्स्ट जो वुलर लेक है वहां से गुजरते हुए पाकिस्तान में एंटर होने से पहले वहां से गुजरती है, फिर पाकिस्तान की तरफ जो है वो आती है झेलम की तरफ। ठीक है। तो तकरीबन साउथ ऑफ चिनाब को ये जो है ये बेंड करती है आके। तो ये जो रिवर है ये त्रिमू के नजदीक मौजूद है, आपने त्रिमू बैराज का नाम सुना होगा। ये डाउन स्ट्रीम पे मौजूद है इस झेलम और चिनाब रिवर के। ये तकरीबन ना बिल्ड किया गया था 1938 1939 में, 1938 टू 39। 39 त्रिमू बैराज, जिसे त्रिमू हेड का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे ये भी मेंशन किया है कि एनएसपी जो है वो किस डेट को लॉन्च की गई थी। तो उसकी डेट जो है वो 2022 है, यानी अब पाकिस्तान में नेक्स्ट टाइम, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हु वाज ब्रिटिश डेलीगेट इन यूनाइटेड नेशंस व्हेन कश्मीरी इशू फर्स्ट डिस्कस इन यूएन, वो कौन सा ब्रिटिश रहनुमा था यूनाइटेड नेशंस का जिसने कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर रेज किया था। तो ये है फिलिप नोएल बेकर, बाकी नहीं है इनमें। फिलिप नोएल बेकर जो हैं इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भी रही हैं। ये पॉलिटिशियन भी थे, डिप्लोमेट भी थे, इसके अलावा एक एथलीट भी थे। इन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हैं वो हालात मजीद बेहतरी की तरफ आने की बजाय खराबी की तरफ जा रहे हैं, 1948 में तकरीबन 10 जनवरी 1948 को जो है नोएल बेकर ने जो है एक कंजर्वेशन की अपने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। और उसके बाद इन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन पास की इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड, और यही कश्मीर इशू पर जो है इन्होंने उसके बाद तकरीबन 20 जनवरी 1948 को इन्होंने रेजोल्यूशन जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
पास की थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है फिलिप नोएल बेकर। तो मैंने तमाम एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है ताकि आपको पिछली स्टोरी का पता हो, आप नेक्स्ट जो है इजीली उस चीज को याद रख सकें पिछली स्टोरी के बाइस। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन इट रिजल्ट्स इन रिकेट्स। अगर इसके अलावा ओस्टियोमलेशिया जो है वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हड्डियों की कमजोरी जो कि बच्चों के अंदर होती है उसे रिकेट्स का नाम दिया जाता है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ओआईसी स्टैंड्स फॉर, जो है ओआईसी की टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी। ये जो है तकरीबन, क्वेश्चन देखते हैं, बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी आप जो सेक्रेटरी हैं इसके ओआईसी के। तो 2022 में भी ये जो है चढ़ थे। इनका जो कंप्लीट नाम है वो हुसैन ब्राहम ताहा है, ये जो चढ़ हैं। ठीक है। ये डिप्लोमेट हैं जिन्होंने, यानी कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इनके पास मौजूद हैं ये चढ़ के पास। बाकी सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जो है ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर पूछा जाता है कि नेम पूछा जाता है, करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो हुसैन इब्राहिम ताहा है। और अगर पूछा जाता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो चड है। उसके बाद करेंसी ऑफ इजराइल पूछी गई है। इजराइल की जो करेंसी है वो शेकेल है, शेकेल। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी क्रोन की, तो जो क्रोन है ये है डेनमार्क और नॉर्वे की करेंसी। अगर हम बात करते हैं पाउंड की, तो पाउंड जो है वो यूके की है। अगर हम यूरो की बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन की है। तो सारे आपको इसलिए बताए हैं कि इन सब का जो है वो पूछा जा सकता है, किसी में से भी पूछा जा सकता है किसकी कौन सी करेंसी है। यूरो भी पूछा चुका है पहले, क्रोन भी और पाउंड भी। में भी यहाँ पे क्रोन का अगेन पूछा गया हो। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस वैसे भी होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस इज मोस्ट कॉमन डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। उसके बाद फ्लाइंग हॉर्स की बात की गई है कि वाज निक नेम ऑफ विच पाकिस्तानी प्लेयर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो समीउल्लाह है। और इनको क्यों कहा गया है, तकरीबन उन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल्स जो हैं वो ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स के अंदर विन किए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो बहावलपुर से बिलोंग करते हैं, समीउल्लाह खान। तो इनको फ्लाइंग हॉर्स कहा क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट स्पीड ऑन द फील्ड। अपनी फील्ड में इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनको फ्लाइंग हॉर्स का नाम दिया गया। उसके बाद विटामिन ई स्टोर्ड, विटामिन ई जो है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वो एडिपोज टिश्यूज है, या फिर फैट सेल्स के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है, और इसके अलावा लीवर में भी स्टोर किया जा सकता है। तकरीबन एडिपोज टिश्यूज में जो है ना विटामिन ई वो 90% जो है वो किया जाता है, 90% स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज में। विटामिन ई 90% जो है वो स्टोर होता है, और बाकी जो परसेंटेज है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में आ जाती है। इसके अलावा विटामिन ई जो है वो फैट सोलुबल विटामिन है। वो ऑलरेडी जो है आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी डिस्कस हो चुका है इस पॉइंट पे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फैट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अभी हमने देखा कि विटामिन ई जो है वो फैट के अंदर आती है और ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर की जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस कुछ और दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। सबक्यूटिनियस जो है टिश्यूज, लीवर, हार्ट, आर्टरीज।
तो इसका जो फैट्स हैं वो एक तो ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये स्टोर किए जाते हैं। अब एडिपोज टिश्यूज की तो मैंने आपको बात कर दी है कि वहां पे फैट स्टोर होते हैं। जो एडिपोज टिश्यूज है ना, ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक जो है ये ऑर्गन होता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है होम्योस्टेसिस को, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को बैलेंस रखने का जो काम है वो कौन परफॉर्म करता है? एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी स्किन की अंदरूनी जो सतह होती है ना, वहां पे ये एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब क्यूटिनियस जो है, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो डीपेस्ट लेवल पे जाके जो है एक सब क्यूटिनस जो लेयर मौजूद होती है, जो कि इंसुलेशन हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है हीट एंड कोल्ड से, वहां पे जाके जो फैट्स हैं वो स्टोर होते हैं। इस वजह से जो एडिपोज टिश्यूज का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो सब क्यूटिनस जो है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी लीवर, हार्ट और आर्टरीज जो है यहाँ पे स्टोर नहीं होते फैट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वो सल्फर डाइऑक्साइड का है। इसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज के अंदर? चूंकि आपको पता है कि एक तो नाइट्रोजन और दूसरा जो है सल्फर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिड रेन में। ये यानी जैसे कहते हैं ना कि कलर को जो है फेड कर देते हैं, इसी तरह ताजमहल का जो कलर है वो फेड होके येलो हो चुका है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। What was the theme of International Forest Day 2022? तो 2022 जो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च 2022 को की बात की गई है। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। 2022 का पूछा गया है। तो इसका थीम जो था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो फॉरेस्ट डे है ये हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, हमारे जो क्लाइमेट है उसको ग्रीडेशन, डिग्रीडेशन जैसे जो कहा जा सकता है, ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं उनको खत्म करने के लिए जो है ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ इन द लाइन ऑफ फायर। इसके जो ऑथर हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रही हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो है अपनी इस इन द लाइन ऑफ फायर के अंदर अपनी मेमोरीज और ब्रीफ हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसके बारे में डिस्कस की है जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ग्रैमी अवार्ड? जो ग्रैमी अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड जो है ना, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के नतीजे में जो है अवार्ड मिलता है। और तकरीबन 2021 में जो अरूज आफ्ताब है, इन्होंने ये फर्स्ट पाकिस्तानी म्यूजिशियन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड विन किया है। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मोहब्बत से भरी हुई थी। और इनका जो वर्जन ऑफ सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रखता है। तो इतना ही काफी है आपके लिए अरूज आफ्ताब के लिए। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स निशान हैदर हैज बीन अवार्डेड? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तकरीबन 11 टाइम्स जो है अब तक निशान हैदर जो है वो नवाजा गया है। और निशान हैदर है क्या? ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन 1947 से ये डिफरेंट फौजी जो अपनी जान की बाजी हार कर अपने वतन अजीज की जो है तरक्की के लिए इन्होंने
अहम किरदार अदा किया, जिनमें मोहम्मद सरवर शहीद आ जाते हैं। इसके अलावा शेर खान, राशिद मिन्हास और इनके अलावा बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट लोग आ जाते हैं, जिन्होंने मिलिट्री अवार्ड फॉर ब्रेवरी जो है वो विन किया। उसके बाद हमजा शहबाज जो हैं वो 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी वजीर आला पंजाब रही हैं। इस वक्त 2024 में अगर 2024 का पूछा जाता है तो 2024 में जो है वो मरियम नवाज हैं, और वो 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त। उसके बाद शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो जो शालीमार बाग है ये मुगल एम्परर जो शाहजहां हैं उन्होंने बिल्ड किया था। शालीमार बाग जो सॉरी, ये जो शालीमार बाग है ना, ये शाहजहां नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जहांगीर है। मुगल एम्परर जो है ना ये जहांगीर है, इन्होंने विन किया, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। शालीमार बाग इज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर, तकरीबन 1619 में इन्होंने ये जो है ये शालीमार बाग जो है कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, विंटर ओलंपिक्स 2022 जो है वो चाइना बीजिंग के अंदर हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम था कि विंटर ओलंपिक्स जो है चाइना में हुई है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि चाइना में फॉर द फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स कब हुई, तो ये 2022 है। ये एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट है जो कि हर साल में जो है तकरीबन एक मर्तबा होता है, और इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मोर देन 100 इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं, और डिफरेंट जो हैं प्लेयर्स विन करते हैं डिफरेंट मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स और सिल्वर मेडल्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट है कावान एलिफेंट was sent from पाकिस्तान to which country on the direction of कॉर्ड। तो जो कावान है ये गिफ्ट किया गया था श्रीलंका की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को तकरीबन 1985 के अंदर। लेकिन हमने हमारे पास इतने कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे उसका ख्याल रखने के लिए। तो जैसे कहते हैं ना कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज को या फिर जो चीजें डिस्टिंक्ट हो रही होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हिफाजत में रखा जाता है। तो ये जो कावान एलिफेंट है, पाकिस्तान ने जो है ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट कंबोडिया को जो है ये दे दिया था कावान। इसके अलावा नेक्स्ट है अकबरनामा वॉज रिटन बाय। तो ये अकबरनामा जो है ये या फिर ऑन ऑन द लाइफ ऑफ अकबर जो बुक लिखी है ये अब्दुल फजल ने लिखी है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स पे जो है जो थर्ड मुगल एम्परर था यानी अकबर, उसके ऊपर बायोग्राफी जो है वो कंप्लीट की गई है। इसके अलावा अब्दुल फजल का जो पूरा नाम है अब्दुल फजल इब्ने मुबारक, अगर यानी दोनों तरीकों से पूछते हैं, अकेला नाम भी और कंप्लीट भी, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो फर्स्ट थे वो यहाँ पे ऑप्शन है सिकंदर मिर्जा। उसके बाद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद अयूब खान और परवेज मुशर्रफ। जो सबसे पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इन एक्चुअल जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। तकरीबन याहिया खान जो है उन्होंने 20 दिसंबर को जो है वो रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने ये जो पावर है वो भुट्टो को दे दी थी। तो फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ जो हैं वो तकरीबन 1958 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो बनते हैं।
उसके बाद जो है बस इतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, फारूक अहमद लगारी सर्व्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। जो फारूक अहमद लगारी हैं, फारूक अहमद लगारी एट 8वें प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। तो इस तरह भी डेट्स पूछी जा सकती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना तो सीक्वेंस याद कर पाते हैं कि पहला कौन सा था। अगर हम याद कर लेते हैं तो या तो हम पहले 2-3 नेम्स याद कर लेते हैं या फिर करंट वाले नेम याद कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखें कि 8th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का पूछा गया है, यानी दरमियान में जाके कहीं पे। तो तकरीबन 14 नवंबर 1993 1993 से लेके तकरीबन 1997 तक जो है ये फारूक अहमद लगारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। इनकी अपनी जो थी वो पार्टी का नेम था मिल्लत पार्टी। तो इन बस इतना इसका काफी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। ये 2023 का विल भी नहीं होगा अब तो, यानी हो चुका है 2023 में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन थे। में हुआ। और चैंपियन कौन था, यानी फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट टाइटल किसने विन किया था, वो स्पेन था। रनर अप पे उस वक्त जो था वो इंग्लैंड था, क्योंकि इनका भी स्पोर्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि उस वक्त कौन रनर पे था और कौन जो है वो विनर था। उसके बाद नेक्स्ट है, विच डायरेक्शन डज विंड फ्लो अराउंड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जो विंड्स हैं वो मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो ये वाली डायरेक्शन होती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद द शेयर ऑफ डैश इज हाईएस्ट अमंग ऑल कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। तो जो ऑल एनर्जी कंजप्शन है उसमें ऑयल और पेट्रोल जो है इनका बहुत अहम किरदार है। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान जो है तकरीबन 79% जो है ये यही पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका है, ये कंजप्ट करते हैं। उसके बाद हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब के फर्स्ट गवर्नर जो हैं उनका नेम पूछा गया है। तो पाकिस्तान जो है पंजाब के फर्स्ट गवर्नर वो फ्रांसिस मोदी रहे हैं। ठीक है, फ्रांसिस मोदी फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। और अगर यही पूछा जाता है कि before the partition of before the independence the last governor of पंजाब, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया है एक पास्ट पेपर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सर जो है एवन जेनकिंस। ये एक ब्रिटिश जो है कॉलोनियल ऑफिशियल एम्पायर थे, जो कि लास्ट गवर्नर ऑफ पंजाब रहे हैं। लेकिन अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो फ्रांसिस मोदी हैं। उसके बाद यहाँ तक हो गया। दी फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन सब कॉन्टिनेंट, अमीर खुसरो जो है इनका बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट रोल रहा है म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो एक तो उनमें स्पिरिट था, दूसरा इनकी जो इनका एक और नेम है वॉइस ऑफ इंडिया या फिर पैरट ऑफ इंडिया भी इनको कॉल किया जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने यानी जो सितार है उसकी इन्वेंशन का पूछा जाए कि किसने इन्वेंट किया, तो अमीर खुसरो वो पर्सन था जिसने एज अ म्यूजिशियन जो सितार है उसको इन्वेंट किया था। उसके बाद हु वाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे वो थे सर फ्रैंक मैसर्वी। सर फ्रैंक इनका कंप्लीट नेम था सर फ्रैंक वॉल्टर मेजरवी। तकरीबन 1947 में 15 अगस्त 1947 को
ये कमांडर इन चीफ बनते हैं और 1948 यानी 1948 को जो है अपना ऑफिस जो है लेफ्ट करते हैं। उसके बाद एक और आते हैं सर डोगलस डेविस, जो कि 1948 से फिर 1951 तक रहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सिविलाइजेशन, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज। क्योंकि जो है पहले ऊपर ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, फिर अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका आगाज किया गया और वो प्रोडक्टिव रहा। तो उसके बाद जो है वो ड्रेन हाउस या ड्रेन जो है वो घरों से कनेक्ट करके जो पाइपलाइंस होती हैं उनके जरिए फिर अंडरग्राउंड इसका कंप्लीट जो है प्रोसेस अब तक चलता आ रहा है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम्स होरिकेन एट स्पीड मोर देन, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो तकरीबन 74 माइल्स पर आवर, MPH जो है 74 माइल्स पर आवर और हायर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो हुरिकेन टर्म है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है नॉर्थ अटलांटिक के अंदर और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक के अंदर, इसके अलावा नॉर्थ पैसिफिक के अंदर। तो ये जो है हुरिकेन जो है तकरीबन मेजर कहा जा सकता है कि हुरिकेन्स के अंदर आता है या मेजर टेरिबल्स के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी बिकेम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन, तो तकरीबन 1993 के अंदर ये फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1993 में ही ये जो है बाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो एक्सचेंज कर दिए गए थे। उसके बाद U2 इंसिडेंट टुक प्लेस इन, ये तो जो U2 इंसिडेंट है इसके बारे में हम लोग पहले भी एक पास पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक जो है यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जो है इनके दरमियान जो है ये लड़ाई होती है और कुछ मिसाइल्स जो हैं वो फेंके जाते हैं, दोनों के दरमियान जो है हालात खराब होते हैं। इसके अलावा ये इंसिडेंट होता कब है, जब हमारे हम इंडस रिवर जो है इसका अग्रीमेंट हो रहा था वर्ल्ड बैंक की मदद से 1960 में, तब ये जो है उससे आप याद रख सकते हैं कि U2 इंसिडेंट जो है ये हुआ था US और सोवियत यूनियन के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज के दरमियान। उसके बाद गवर्नर ऑफ पंजाब इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस टू स्लैश द पावर्स ऑफ स्पीकर ऑन, तो ये इसकी जो एग्जैक्ट आंसर है वो 15 मई जो है करेक्ट ऑप्शन है, 15 मई 2022। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो फ्रेडरिक बॉर्न जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं और तकरीबन 1947 में ये गवर्नर बने थे और 1950 तक ये गवर्नर रहे हैं। 1950 में फिर सरफरोज खान आ गए थे। तो फ्रेडरिक बॉर्न जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी चीज याद रखनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद हु सेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया इज इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट, यानी इंडिया जो है अ, उनको ये कहना कि ये जो कश्मीर पे बात करते हैं वो तमाम मन घड़त और फ्रॉड पे मबनी है, ये बात किसने की थी, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी कि इनके जो तमाम बातें हैं वो बेबुनियाद हैं। तो इसको फ्रॉडुलेंट का जो नाम था वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल करीम नाउन एज लिटिल करीम वाज माउंटेनियर। अब्दुल करीम जो है लिटिल करीम भी उनको कहा जाता है, वो माउंटेनियर थे और तकरीबन 5 अप्रैल 2022 में जो है इनकी डेथ हो जाती है और बिलोंग करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से अब्दुल करीम। उसके बाद लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कौन सी रिवर होगी, इनमें जो है थेम्स रिवर आएगी। तो वन बाय वन बाकी रिवर्स की भी बात कर लेते हैं कि थेम्स रिवर क्यों आएगी।
तो सबसे पहले जो है हमारे पास बात कर लेते हैं थेम्स रिवर के रिगार्डिंग, जो साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड वाली साइड पे मौजूद है। ये लॉन्गेस्ट रिवर इसको कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर। आई थिंक आपको मैंने पहले भी ये करवाई है। इसे जो है रिवर आईएस भी कहा जाता है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। इसके अलावा अगर हम राइन रिवर की बात करते हैं तो ये यूरोप के अंदर मौजूद है, मेजर यूरोपियन रिवर्स के अंदर आती है ये। उसके बाद अगर हम डैनोब की बात करते हैं तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूरोप के अंदर जो मौजूद है, इसको कहा जाता है। उसके अलावा जो है सीन, अगर सीन की बात करते हैं तो ये नॉर्दर्न फ्रांस वाली साइड पे जो है ये रिवर मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन थेम्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन इज, तो इसका जो कल्चरल सेंटर है वो इन एक्चुअल टेक्सला के अंदर मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मौजूद है। और टेक्सला जो है इट वाज द कल्चरल सेंटर ऑफ एंशियंट गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा म्यूजियम भी आपने सुना होगा, तो उसी से ये बिलोंग करता है। उसके बाद विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा गया, तो फिनलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2022 के रिगार्डिंग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस, ये भी हो चुका है। होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज, सबसे पहले तो ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे पर्शियन का ऑप्शन मौजूद नहीं है। नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो उसके बाद सिंधी जो है इसके अंदर कुरान पाक को जो है वो ट्रांसलेट किया गया था। और जो है बस इतना काफी है। पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो शाह वलीउल्लाह ने जो है वो ट्रांसलेट किया था। और जो है सिंध लैंग्वेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विच रेगुलेटर कंट्रोल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान, तकरीबन 24 दिसंबर 1979 को जो है सोवियत यूनियन ने जो है अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात है तकरीबन 24 दिसंबर की 1979 की। इन्होंने जो है अपनी इंटरनल फाइटिंग अपनी कोप्स जो हैं उनकी मदद से जो है अफगानिस्तान जो है उनको इन्वेड करने की कोशिश की। तो जैसे कह सकते हैं ना कि जो अफगानिस्तान है ये कोल्ड वार के ड्यूरिंग एक मेजर इवेंट था अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की लड़ाई का, उनको फतह करने का अफगानिस्तान को। उसके बाद शाहराहे पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, तो चौधरी खलीकुज्जमान जो है इनकी ये बुक है। चौधरी खलीकुज्जमान पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी रहे हैं, फिगर हेड जो ब्रिटिश इंडिया है उनका भी रहे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक टॉप लीडर का जो काम है वो भी चौधरी खलीकुज्जमान ने जो है वो परफॉर्म किया। और इन्होंने शाहराह पाकिस्तान जो बुक है वो लिखी। उसके बाद जूरिस्ट मंजूर कादिर वाज पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग, ये जो है मंजूर कादिर ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर तकरीबन 1958 से 1962 तक रहा है। मंजूर कादिर तकरीबन बस इतना काफी है। ही सर्व्ड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन मिलिट्री गवर्नमेंट किसकी थी, वो भी आप याद रख सकते हैं, अयूब खान की, तकरीबन 1958 से 1962 तक। इसके अलावा 1962 से 1963 तक जो है मंजूर कादिर जो है ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अगर ये भी पूछा जाता है तो। इसके बाद व्हेन फेडरल शरीयत कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, और तो तमाम कंट्रीज के दरमियान जस्टिस की सारा सिस्टम बाकी तमाम कंट्रीज के दरमियान भी चल रहा था, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये तकरीबन 26 मई 1980 को बनाई गई थी फेडरल शरीयत कोर्ट। और
ये इस्लामिक लॉ या इस्लामिक कानून के मुताबिक जो है ये फेडरल शरीयत कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है इसके फैसले किए जाते हैं और लॉ जो है वो पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के। और ये एक यूनिक चीज थी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इसको इस्टेब्लिश करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1965 की वॉर जो है वो 17 डेज तक जो है वो कंटिन्यू रही। और इसके अलावा ओजोन एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें ओजोन लेयर जो है वो मौजूद है। और ये हमारे अर्थ का वन ऑफ द जोन या वन ऑफ द लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जो है। उसके बाद ओजोन मॉलिक्यूल यानी O3 की हाई कंसंट्रेशन ओजोन के अंदर मौजूद होती है, बस इतना याद रख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन एट 8:35 एंड अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन एट 3:12, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। तो आपने क्या करना है, जो 8:35 है वो कितने के इक्वल होगा, वो 8:35 ही है। लेकिन अगर हम 3:12 की बात करते हैं टाइम को इंक्रीज करके, तो वो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 15:12 हुए टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो हम 15:12 में से यानी 3:12 में से 15:12 हम जो एग्जैक्ट टाइमिंग लेते हैं 1 2 3 वाली, तो वही वाली 15:12 में से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है 8:35 को। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 3 आवर्स एंड 37 मिनट्स आएंगे। 12 में से 5 गए 7, 10 में से 3 गए जो है वो हमारे पास 7 आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 14 में से 8, तो पीछे 6 आवर्स बचते हैं। तो 6 आवर एंड 37 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू अर्थ। यहाँ पे जो मरकरी है ये करेक्ट ऑप्शन लगाया गया है, लेकिन विनस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ, तो इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट होगा, नियरेस्ट टू अर्थ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। How many general seats are there in National Assembly of Pakistan? 2022 के अंदर नेशनल असेंबली में जो है वो 272 सीट्स थी। लेकिन अगर हम अब करंट देखते हैं तो वो कितनी है, तकरीबन 266 सीट्स इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अंदर से जो सीट्स हैं वो कम की गई हैं, रिमूव की गई हैं फाटा मेंबर्स की वजह से, फाटा मर्ज किया गया। तो 266 जो है वो नेशनल असेंबली की इस वक्त सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। पंजाब रिपीलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डिनेंस 2022 वाज प्रोमलगेटेड टू, तो curtail दी पावर्स ऑफ स्पीकर, ताकि जो स्पीकर है उसकी पावर को जो है वो लिया जा सके, ताकि तमाम जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव किया जा सके और जो फैसले हैं वो अदलो इंसाफ की बुनियाद पर हो सकें। उसके बाद विच कंट्री प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन मई 2022। तो ये जो मई 2022 है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। उज्बेकिस्तान के जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने विजिट किया मिस्टर शफकत मिर्जई जो है उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को तकरीबन 3 से 4 मार्च 2022 को। तो ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और बस इतना काफी है। उसके बाद यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1999 में जो है ये यूरो करेंसी जो है इसको लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तरफ से, 1 जनवरी 1999 की जो ये बात है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स। जो बात की जाती है, ये इस्तंबुल जो है ना, इसको कॉन्स्टेंटिनोपल जो है
ये इसका पिछला नेम है। तो ये करंट कैपिटल है तुर्की का। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इस्तांबुल जो है वो मुस्लिम्स के हाथ कब लगा, मुसलमानों को कब मिला? तो 1453 को तकरीबन जो है ये मुसलमानों को मिला है। उसके बाद फ्रक्टोज शुगर इज आल्सो नोन एज, तो ये बहुत इजी एमसीक्यूज है। मोनोसेक्राइड्स करेक्ट ऑप्शन है। अगर ग्लूकोज पूछा जाता है तो वो भी मोनोसेक्राइड्स के अंदर आता है। और अगर सक्रोज की बात की जाती है तो वो डाइसेक्राइड्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC वाज फाउंडेड इन। तो OIC की हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तकरीबन 1969 में जो है ये इस्टेब्लिश होती है। और इस वक्त जो है वो मेंबर्स हैं स्टेट के 57। ठीक है। जो है 56 दूसरे कंट्रीज हैं और 57th जो है वो यूनाइटेड नेशन है। तो ये तमाम मिलकर 57 बनाते हैं OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। बस इतना काफी है। उसके बाद विटामिन B6 इज आल्सो नाउन है। विटामिन B6 का दूसरा नाम जो है वो पेरिडोक्सिन है, पेरिडोक्सिन। विटामिन B1 थायामीन। इसी तरह B2 B3 B4, ये वाले आप लोगों को नेम्स बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। किसी से भी रिलेटेड पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे B6 का पूछा गया, B1 का भी पूछा गया पहले। उसके बाद इन अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज जनरली कंसिडर्ड एज, तो इसे रेवेन्यू इनकम का नाम दिया जाता है, रेवेन्यू इनकम। या फिर जिसे रिसिप्ट भी कहते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल के नतीजे में जो इनका फायदा हुआ है, तो रेवेन्यू इनकम का नाम देंगे। व्हेन इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इमरजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो है उनके अंदरूनी मामलात के तहत 1975 में, 1975 में जो है इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी कंडीशन जो है वो नाफिज कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अटेंडिंग दी OIC Foreign Minister Meeting 2022 as a special guest, his name Yang शी। Yang शी जो है इन्होंने जो है स्पेशल गेस्ट के तौर पर OIC के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए। अब OIC से रिलेटेड यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक एक ही पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीज फायर लाइन इस्टेब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तकरीबन 1949 के अंदर जो है ये कराची अग्रीमेंट के नतीजे में दोनों की जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने सीज फायर लाइन जो है वो इस्टेब्लिश की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो ऑन द बिहेफ ऑफ इंडिया जो श्रिंगना गैश थे आई थिंक, उन्होंने, और पाकिस्तान के बिहाफ पे जो काथोर थे ना, उनके दरमियान ये मुआहदा तय हुआ कि ये जो अग्रीमेंट था सीज फायर लाइन का, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1949 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज डिफाइंड एज द मिनिमल पॉइंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर द प्लांट रिक्वायर। यानी जो विल्डिंग का वर्ड यूज होता है वो मुरझा जाना होता है। तो मिनिमम पॉइंट का जो वाटर है वो सॉइल को मिल रहा है, मॉइस्चर बिल्कुल कम हो गया है, विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इट इज नाइदर फील्ड पॉइंट और नॉर सॉइल पॉइंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर हम डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन ने क्या किया था, वो एक नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की जाती है तो वो मेंडल ने दिया था, रॉबर्ट कुश ने भी नहीं दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेंडल। उसके बाद फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंजेला मर्कल सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी, तकरीबन 16 साल के लिए जो है एंजेला मर्कल जो है उन्होंने एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी काम किया। ये रिटायर्ड जर्मन पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने चांसलर ऑफ जर्मनी जो है एज अ चांसलर ऑफ जनवरी तकरीबन
2005 से 2021 तक सर्व किया था। तो ये 16 साल हो जाते हैं इसके दौरान। उसके बाद पाकिस्तान इज ऑन विच लिस्ट ऑफ FATF करंटली। FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पाकिस्तान तकरीबन 2022 तक जो है ग्रे लिस्ट में रहा है। यहाँ पे जो है 2022 का पेपर था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो वाइट लिस्ट नहीं है, बल्कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था पाकिस्तान को। लेकिन अक्टूबर 2022 में इस ग्रे लिस्ट से भी रिमूव कर दिया गया। तो अगर तो इज पूछते हैं तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि पाकिस्तान इनमें से किसी लिस्ट में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता है 2022 या उससे पहले का, तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद था। जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उनके लिए जो है FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है ये क्रिएट किया जाता है 1944 के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन पाकिस्तान जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको इनॉग्रेट कब किया था? तो ये था 1948 के अंदर इनॉग्रेट किया गया। सॉरी, वर्ल्ड बैंक जो है, मैं स्टेट बैंक की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड बैंक तो ज्वाइन कब किया था पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को? 1948 के अंदर, नहीं 1950 के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है इसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट वर असैसिनेटेड? तकरीबन देर वर 4 प्रेसिडेंट्स हु वर असैसिनेटेड, यूनाइटेड नेशन के, जो जिनको असैसिनेट किया गया था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। बट अभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से इतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेपिक्ट्स दी। अब यहाँ पे सरप्लस, डेफिसिट, बजट, फिस्कल डिफिसिट आ जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ से नन ऑफ दीज जो है वो करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है HP प्रोसेसिंग। HP स्टैंड फॉर हाई प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोल्यूटेंट? नेचुरल गैस जो है ये लीस्ट पोल्यूटेंट है। उसके बाद शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज करेक्ट ऑप्शन है। पूना, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। पूना जो है ये न्यूज एजेंसी का भी नाम है। इसके अलावा जो रुपीज है वो भी आ जाता है। तो पूना ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी है इस कंट्री की, कुवैत की। इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस है। उसके बाद मौलाना जलालुद्दीन रोमी जो हैं वो कोनिया में पैदा होते हैं। और मौलाना जलालुद्दीन रोमी जो हैं कौन थे? ये इनका जो एग्जैक्ट नेम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी था। और प्रॉपरली यानी या पॉपुलरली अगर इसकी इनकी बात करते हैं तो इनको रूमी जो है वो कॉल किया जाता है। और ये बहुत अहम जैसे कहते हैं पोएट रही हैं। डॉक्यूमेंट्री इनकी बनाई गई है। तो ये तकरीबन किस चीज की मैं बात कर रही थी? तो जलालुद्दीन रोमी की, कोनिया में पैदा हुए। हु पेंटेड मोनालिसा पेंटिंग? तो लियोनार्डो दा विंसी जो हैं इन्होंने मोनालिसा की जो है वो पेंटिंग ड्रा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग? तो ये इटली से बिलोंग करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद चोलिस्तान जो है इसकी बात कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चोलिस्तान की बात कर रहे थे हम लोग अ, यहाँ पे इज आल्सो नोन एज। तो ये रोही डेजर्ट है। इससे पहले मैंने आपको बाकी जो डेजर्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। जो रोही डेजर्ट है ना, चोलिस्तान इसका नेम है। उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट इन एग योक, ये थायामीन है, विटामिन B1। उसके बाद वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000 रुपीज। ईच ईयर इट इज depreciate by 5%. what will be the value of an article after 4 years depreciation? तो इसको कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ आर्टिकल जो थी वो 12,000 थी, ये आ गया हमारे पास। हर साल उन्होंने कहा है कि ये डेप्रिशिएट करता है 5% से, तो हमने क्या किया, 5% था तो हमने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 12,000। इस तरह सॉल्व किया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास इस तमाम जो है इसका जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 12 फाइव आर हमारे पास आ जाता है 600। 600 जो है, अब हमने इसको नेक्स्ट क्या करना है, हमने 600 को जो है, जो हर साल जो वैल्यू ऑफ आर्टिकल जो है वो डेप्रिशिएट करती है, तो हमने 600 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 2400 आंसर आएगा। फिर हमने क्या करना है, 12,000 में से 2400 जो है वो माइनस कर देना है, 12,000 में से 2400 जो है वो माइनस कर देना है, और हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो तकरीबन 19, आई थिंक 1900 होगा। 12,000 माइनस 2400, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसके ऊपर जो है वो टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद मेथड मैंने आपको बता दिया, आंसर आपने देखना है क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रही टाइम शॉर्टेज की वजह से। द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 6,000। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 6,000 है 1994 के अंदर। एनरोलमेंट 1970 में होती है, वो कितनी है, अगर वो 8 साल के बाद जो है वो डबल की जाती है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट स्ट्रेंथ 1970 के अंदर। ठीक है, 1970 की जो स्ट्रेंथ है उसको पहले लेट कर लेते हैं। कैसे लेट करते हैं कि हमारे पास इट इज इक्वल टू एक्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1994 में जो है वो हमारे पास 6,000 थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एनरोलमेंट हमने जो है देखी कि हर 8 साल के बाद जो है वो डबल होती है, तो एनरोलमेंट कितनी इंक्रीज होगी, उन्होंने कहा हुआ है कि आफ्टर 8 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं 1970 से मूव कर लेते हैं 1994 की तरफ, तो यहाँ पे 8 ईयर्स नहीं आएंगे। 1970 से 1994 तक हमारे पास तकरीबन 24 ईयर्स बन जाते हैं, तो ईयर्स साथ मेंशन कर लेते हैं, 24 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 19, अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, यानी हाउ मेनी टाइम्स एनरोलमेंट इंक्रीज इन 24 ईयर्स, तो हम कर लेते हैं 24, और ये डबल हो रही है हर 8 साल बाद, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे, हमारे पास आंसर होगा 8 3 24। 3 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि 1978 के अकॉर्डिंग, 1970 के बाद ना 1978 के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1978 को हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है 2x के, इज इक्वल टू 2x। और इसी तरह इसको डबल करते हैं 1986, 10 शेयर्स की बात की गई है ना, तो 10 शेयर्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। 1986 में ये हो जाता है 4x, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं 1994 की, तब क्या हो जाता है, 1994 में हमारे पास 8x हो जाता है, डबल करते जाना है, 2 2 4 फिर 4 2 8। उसके बाद अब हमने कहा कि हमारे पास जो आंसर है हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमने लिया ये जो 6,000 था, ठीक है, ये 6,000 हमने लिया, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे पुट कर दी, यानी 6,000 इज इक्वल टू 8x। अब हमने इसको फाइंड आउट कर लेना है, तो हमारे पास तकरीबन 6,000 डिवाइडेड बाई 80 हो जाए 8 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास होगा तकरीबन 750। तो 750 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आके हमारा न्यूमेरिकल जो है वो एंड हो जाता है, और आंसर जो है वो ठीक वाला निकल आता है। उसके बाद क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है, लेट्स सी।
Area of rectangle is 297 square centimeter of its length is increased by 3 सेंटीमीटर और width जो है वो डिक्रीज कर रही है 1 सेंटीमीटर से। उसके बाद एंड width ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और width हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि एरिया हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय width या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एरिया का फॉर्मूला। फिर मैंने क्या किया कि मैं एरिया की मेरे पास वैल्यू गिवन है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 297 कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, वैसे ही रह जाना है। तो अगर हम इधर ले आते हैं एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू 297। ठीक है, ये मेरे पास, मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ कि मैंने एल जो है वो उसको फाइंड आउट करना है, जिसमें एल जो है वो इंक्रीज कर रहा है और जो विड्थ है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो मैं करती हूँ कि लेंथ जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो मैं कर सकती हूँ इसको एल मल्टीप्लाई बाय 3। और दूसरा जो है, अगर मैं कहती हूँ कि विड्थ जो है वो 1 टाइम डिक्रीज कर रही है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय, साथ में कर लेती हूँ विड्थ -1, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, लेंथ प्लस, क्योंकि ऐड हो रहा है 3 टाइम्स, विड्थ -1 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या किया है कि 297 जो इंक्रीज हो रहा था ना, 297 में 3 ऐड कर दिया। ठीक है, 297 के अंदर जब 3 की एडिशन हुई है तो ये कितना बन गया मेरे पास, 297 प्लस 3 इज इक्वल टू 300। उसके बाद बाकी वैल्यूज जो हैं वो उसी तरह पुट करनी है। तो कैसे पुट करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कहते हैं एल डब्ल्यू माइनस एल प्लस 3 डब्ल्यू, ये जो दोनों वैल्यूज हैं एल प्लस 3 डब्ल्यू। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, एल प्लस 3 डब्ल्यू के बाद -3 इज इक्वल टू 300। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 300 मेरे पास आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैंने सबसे पहले मैंने क्या करना है, एल की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ तक करके ये फॉर्मूला के जरिए एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उसी की वैल्यू दूसरी में पुट करके दूसरी इक्वेशन में हमने फाइंड आउट कर लेनी है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 11 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। ये आपने नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस करके देख लेनी है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, सॉरी, ये हो गया 87 88। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप। तो ये किस ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। तो ये टेक्स्ट ग्रुप है मेरे पास। इसमें क्या होता है कि हम पहले जाते हैं इंसर्ट की तरफ, पहले हम इंसर्ट की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम हेडर एंड फुटर इन द टेक्स्ट ग्रुप में मूव करते हैं। उसके बाद हम हेडर और फुटर को लिस्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं। फिर हम कस्टम हेडर और फुटर जो है उनको एडिट हेडर एंड एडिट फुटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोमलेशिया इज caused with the deficient by the deficiency of vitamin D। मैंने पहले भी बताया कि rickets in children and osteomalacia in adults are caused by vitamin D deficiency। उसके बाद how many members are there in SARC। अगर हम सार्क की बात करते हैं यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसके टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आ जाते हैं। और ये जो सार्क है ये तकरीबन इस्टेब्लिश कब की गई थी, 1985 के अंदर, 8 दिसंबर 1985 में जो है
ये इस्टेब्लिश की गई थी। और इसका जो आई थिंक इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में मौजूद है, जो कि नेपाल में है। उसके बाद 92 की तरफ मूव करते हैं। लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क जो है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ने तकरीबन 2007 में जो है सार्क को ज्वाइन किया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 93 की तरफ। 93 है इन यूएस नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसे राइट टू लाइफ डे 2022 जो है वो कब सेलिब्रेट, यानी ह्यूमन राइट डे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें यूएस नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से, तो 22 जनवरी को जो है वो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड, तो कंट्रोल प्लस के जो है ये हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कैड की, CAD, हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंट एंड ड्राइंग ग्राफ्स। तो यहाँ पे डिजिटल प्लॉटर जो है, जो प्लॉटर होता है वो प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स को जो है प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन पहले जो है वो यूज होते थे कंप्यूटर एडिट डिजाइन्स वगैरह में, और अभी भी जो है वाइड फॉर्मेट जो है उसने उनकी जगह ले ली है। और जो प्लॉटर होता है ये हार्ड कॉपी देता है आउटपुट की, और कोई भी पिक्चर ड्रा कर देता है प्रॉपर पेन के यूज के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन CAD का होगा, जो है डिजिटल प्लॉटर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद वाई हेडर एंड फुटर यूजेस एमएस वर्ड, तो हेडर एंड फुटर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है देख लेते हैं। टू to make large document more readable, to allow page headers and footers to appear on document when it is printed। तो हेडर और फुटर्स को देखने के लिए, यानी साइड्स को ऊपर नीचे देखने के लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। MS एक्सेल यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट, MS एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डवेयर कौन सा नहीं है, विंडो XP जो है वो यूज नहीं होती एज अ हार्डवेयर। बाकी रैम मॉनिटर हार्ड डिस्क जो है ये हार्डवेयर्स हैं। व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज, तो बहुत इजी है, 8 and 72, मिनिमम 8 एंड लार्जेस्ट इज 72। तो यहाँ पे आके हमारा एक 2022 का जो पेपर है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।